इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रिलेटिव मोशन में होता है कि आप कोई दो चीजें चल रही हैं तो आप किसी के रेस्पेक्ट में किसी दूसरी चीज को देख रहे हो, कि वन के रेस्पेक्ट में टू को देख रहे हो, टू के रेस्पेक्ट में वन को देख रहे हो। ऐसे अगर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हो किसी चीज को, तो फिर उसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते, उनको वैलिड करवाना पड़ता है, तब सूडो फोर्स और ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो। ठीक है क्या? देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है सपोज ऐसे, ठीक है, इसको कहा जा रहा है सपोज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये है रेस्ट पे। सही, यहाँ पे कोई चीज़ है, ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है से वो ये वाले पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। एक मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई ऑब्जर्वर, तो एक ऑब्जर्वर है ओरिजिन पे, वो उस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका कुछ मास है m। ठीक है जी। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कहीं यहाँ पे हुआ सपोज, ये है s डैश, ये एक्सिलरेटिंग फ्रेम है, ये एक्सिलरेटिंग, ये वाला रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब ग्राउंड फ्रेम, तो जो कुछ दिखेगा ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा होगा उसको डेटा। और दूसरा वाला जो फ्रेम है ये वाला, ये है एक्सिलरेटिंग फ्रेम, इसको मान लीजिए कि ऐसे करके जा रहा है, कुछ ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है वाला फ्रेम। ठीक है जी, वो भी देख रहा है एम को, तो दोनों अलग अलग चीजें बताएंगे भाई। मतलब एक कार चली जा रही है, हम ग्राउंड पे खड़े होकर उसको देखें, और एक आदमी कोई दूसरी कार में जा रहा है वो उसको देखे, तो हम दोनों डेटा में फर्क बताएंगे कुछ ना कुछ। जैसा कि हमने रिलेटिव मोशन में होते देखा था कि दो कार ए और बी 40 और 60 से चल के जा रही हैं, एक सी है रेस्ट पे बैठा है, तो सी क्या डेटा बताता है और बी क्या बताता है ए को देख करके, तो दोनों का डेटा अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो? ओके, चलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऐसा कि इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है इसकी, ये पोजीशन है आर, इसके रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है, और इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या है, वो ये पोजीशन है। ठीक है, तो ये है मान लीजिए R1 पोजीशन S के रेस्पेक्ट में, या S ही लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम ग्राउंड। ये है S डैश के रेस्पेक्ट में पोजीशन, और ये क्या चीज़ है, ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S। समझ गए हो क्या? मैं अलग से लिख देता हूं, RS क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S, जो कि है रेस्ट पे। ठीक है जी, RS डैश वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम S डैश, जो कि है एक्सिलरेटिंग, और RS डैश S इज पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विद रेस्पेक्ट टू S। कितनी चीजें हैं बोलिए, समझ रहे हो? क्या इनमें आपस में कोई कोरिलेशन बना सकते हो? तीनों चीज में, तीनों में कोई कोरिलेशन? वेक्टर्स, इसकी डायरेक्शन कैसे, ऐसे, ये कैसे, ऐसे, और ये है ऐसे, बताओ किसी किसी का समेशन कोई कोई है? तो आर एस डैश एस इज इक्वल टू आर एस डैश माइनस आर एस। भाई V12 इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ऐसा ही तो होता है। R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ऐसा। ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, ऐसा भी कह सकता हूँ। ट्राइंगल मेथड ऑफ द वेक्टर्स, ऐसा कह सकता हूँ। ठीक, किसमें माइनस तो आ रहा है, ये वाला माइनस करूँ? हाँ, ये वाला तो माइनस हो गया, RS पॉजिटिव नहीं होगा, ऐसे करूँ? हाँ, मुझे बता दो V12 को क्या लिखते हो, माइनस V1 प्लस V2 लिखते हो क्या? क्या लिखते हो?
तो इसी तरह R12 को क्या लिखोगे, माइनस R1 प्लस R2 लिखोगे क्या, क्या लिखोगे इस चीज को, क्या लिखोगे V1 माइनस V2, ऐसे तो लिखोगे। जो आपने कहा था ना कि ये वाला वेक्टर और ये वाला प्लस, दोनों का प्लस इक्वल्स टू RS होगा। आर एस डैश प्लस प्लस आर एस डैश इज इक्वल टू आर एस, ऐसा। अच्छा इसको कह रहे हो तुम ऐसे, ओके। आर एस डैश तो लिखने में तो सही लग रहा है मुझको, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, आर एस डैश एस प्लस आर एस डैश, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये क्या पढ़ूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा सॉरी ये भी तो विद रिस्पेक्ट टू एस ही है, और ये वाला भी तो एस वही है भाई। इसमें मैं अगर यहाँ लिखूँ तो क्या लिखूंगा, ग्राउंड, एस डैश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है, ग्राउंड ही तो है, ये एस जो है वो ग्राउंड ही तो है, ठीक है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है तुमको, ठीक है। कुछ और नोटेशन ले लोगे, एस रेस्ट पे लिखा है मैंने, रेस्ट वाले से उसका पोजीशन वेक्टर लिखा है एम का, और इन दोनों का एक पोजीशन वेक्टर लिखा है, और ये लिखा है एक मैंने, ये वाला पोजीशन वेक्टर, चलो करके देखते हैं, आगे चलेंगे फिर। पोजीशन वेक्टर एस एस डैश विल बी इक्वल टू आर एस डैश माइनस आर एस, ऐसा। लेकिन हम तो एम का लिख रहे हैं ना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, और ये इन दोनों का है, हाँ ठीक लिखा है, सही लिखा है, और तुमको यहाँ पे वो नहीं दिख रहा एक्चुअली, एम मास नहीं दिख रहा। चलो हम लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, इसको कह देता हूँ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस, ऐसे कह देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू क्या, एस, तो ऐसे तो लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको क्या लिखूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, और इसको क्या लिखूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू, सब ठीक है ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या होना चाहिए, इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये हो गया पी एस, ये वाला हो गया पी एस डैश, अब ठीक है चलो, अब लिखो आर पी एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू क्या, दिस प्लस दिस, आर एस एस डैश, आर एस एस डैश प्लस आर पी एस डैश, ऐसा हो जाएगा, अरे सही है किसमें, अच्छा सॉरी ये वाला, हाँ, आर एस डैश एस प्लस आर पी एस डैश, अब ठीक है चलो ऐसे करके, ये तो समझ रहे हो, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर्स हो गए, एक मैंने पी और सेट कर लिया इसके अंदर, ठीक बात। ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस जगह से देखूँ तो बदल रहा है, क्योंकि ये वाली चीज़ अगर चल रही है, ये एक्सेलरेट होकर चल रहा है कहीं पे, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर बदल रहा होगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर भी बदल रहा होगा, और ये वाला फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर भी बदल रहा होगा, तो ये तीनों चीज़ें चेंज हो रही होंगी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या दे देगा बताइए, वेलोसिटी पी एस, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एस, वेक्टर भी लगाओ, वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s डैश, ऐसा लिखूंगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन के रिलेशन मिल जाएंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी एस विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, सही है, ये हुए एक्सेलरेशन के रिलेशन। एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, फोर्स, तो क्या हो जाएगा एम ए पी एस इज इक्वल टू एम ए एस डैश एस प्लस एम ए पी एस डैश, ऐसा हो गया, सही है। ये बताइए क्या चीज़ है, फोर्स,
पार्टिकल के ऊपर, किस फ्रेम से, किस फ्रेम से, फोर्स ऑन P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है ना, क्योंकि वो रेस्ट पे है इसलिए ग्राउंड फ्रेम कह रहा हूं। ये वाला चीज क्या है, फोर्स ऑन P विद रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम, जो कि कैसा है, एक्सिलरेटिंग, ये उससे हो गया, ठीक बात है क्या। तो यहां से जो देख रहे हो, ग्राउंड फ्रेम से जो फोर्स देख रहे हो वो कितना देख रहे हो, MAPS, जो भी उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कुछ A है ऐसा, तो MAPS कौन है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, तो वो तो A हुआ। क्या लिख दूंगा, MA इज इक्वल टू MS डैश का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू S कितना है, A0, ठीक है जी, प्लस M एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S डैश, तो वो A नहीं है, वो कुछ अलग है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू S डैश विल बी इक्वल टू फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम और माइनस MA0, ऐसा है। तो ये वाला फोर्स किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, S डैश, जो कि है एक्सिलरेटिंग फ्रेम, और ये वाला फोर्स किसके रिस्पेक्ट में है, जो कि है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई फोर्स लगा रहा हूं तो वो ये है, और अगर मैं उसी चीज को किसी एक्सिलरेटिंग फ्रेम से देख रहा हूं तो वहां पे सेम फोर्स नहीं होता, एक एक्स्ट्रा टर्म आता है यहां पे। ये वाला जो टर्म है इसको कहा जाता है सूडो फोर्स, ये है सूडो फोर्स, ठीक है। वो मैथमेटिकली तो ये मतलब हुआ, मैथ्स के टर्म्स में तो ये है कि ये होता है सूडो फोर्स। इसमें देखिए तीन चीजें आई हैं सूडो फोर्स में, F सूडो, क्या क्या चीज आई है, एक तो आया माइनस, एक आया है M और एक आया है A0, ऐसा है, 1 2 3, तीन चीजें आई हैं। सूडो फोर्स कब पिक्चर में आता है, कब पिक्चर में आता है सूडो फोर्स, जब आप किसी चीज को किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देख रहे हो तब सूडो फोर्स पिक्चर में आता है। पहली बात तो ये कहां से है फोर्स, S डैश फ्रेम से, S डैश कैसा है, एक्सेलरेटिंग, तो वहां से पिक्चर में आता है सूडो फोर्स। तीन स्टेप में लगाया जाता है, एक तो है माइनस, एक है मास और एक है एक्सेलरेशन। अब बताइए, माइनस तो ठीक है माइनस है, चलो M क्या चीज़ है, किसका मास, पार्टिकल का मास, और एक्सेलरेशन किसका है, देखो अभी तक क्या काम करते आए थे, जिस ब्लॉक का मास लेते थे उसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेते थे, तभी M/A लिखते थे। लेकिन सूडो में अलग चीज है, सूडो में क्या हो रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम को मिला के जो टर्म बनता है उसको कहते हैं सूडो। और डायरेक्शन कैसी होती है उसकी, ऑपोजिट, नेगेटिव। किसके नेगेटिव, जो भी A0, इसमें वेक्टर कौन है, A0, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख पाऊंगा M और माइनस A0, यानी कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है। बात समझ गए भाई लोग। चलिए, ये तो हुआ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो उसमें जो फॉर्मूले लगेंगे वो कैसे होंगे, वो होगा एक एक एक्स्ट्रा करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। किस बात का, जब हम किसी नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं तो सूडो फोर्स क्या चीज है, सूडो फोर्स इज ए करेक्शन फोर्स व्हेन पार्टिकल इज observed from accelerating frame। जब किसी एक्सिलरेटिंग फ्रेम से देख रहे हो
तो जो करेक्टिव फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स एक और लगाना पड़ता है, वो है सूडो फोर्स। वो कैसे लगता है? 3 स्टेप में लगता है वो। मास पार्टिकल का, एक्सीलरेशन फ्रेम का, और डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्रेम, ऐसे करके लगता है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वाली चीज कहाँ पे काम आती है। ये जो सारा डेरिवेशन है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हमें कहीं डराइव करके तो दिखाना नहीं है। हमको जो फाइनल लाइन है कि ये फोर्स कैसे लगाते हैं, बस ये हमको पता होना चाहिए। ये समझने के लिए किया हमने सारा डेरिवेशन, तो कि किस फ्रेम से देखो तो क्या दिखाई देता है। ठीक है जी, चले थोड़ा सा थ्योरी लिखिए यहाँ से। अरे बहुत देर लग जाएगी ऐसे तो तुझे दोस्त। ऐसे छापेगा तो कैसे चलेगा? अपने आप लिख, आर की जगह वी तो लिखना है। क्या मुंडी उठा के देख रहा है? ऐसे किया कर काम जल्दी। अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, आगे चल, मास से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, अगली लाइन में लिख दे। ठीक है, अब MAPS को समझने की कोशिश कर, वो क्या है। एक्सेलरेशन किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में? एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हुआ? फोर्स। ठीक है, फोर्स विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है? फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। और ये एस डैश, एस क्या है? सूडो फोर्स लिख दे इस पे, ये है सूडो। हाँ, चलिए डन। अरे हो गया, कितना लिखेगा? ठीक है, लास्ट के 2 लाइन लिख दो बस, ये। लिखिए, द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस the frames of references in which Newton's laws are valid. Newton's laws are valid are called inertial frames.
आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, the frames of references in which Newton's laws of motion are not valid, in which Newton's laws of motion are not valid, are called non-inertial frames, are called non-inertial frames। ठीक है, तो जिनमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हैं वो कौन हो गए? इनर्शियल फ्रेम। जिनमें वैलिड नहीं है वो हो गए नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहचानते कैसे हैं नॉन इनर्शियल को? तो एक लाइन में लिखो बोल्ड, ऑल द एक्सिलरेटिंग और all the accelerating and rotating frames are non-inertial। all the accelerating and rotating frames are non-inertial। all accelerating and rotating frames are non-inertial। next line से लिखिए, to validate Newton's laws of motion, to validate Newton's laws of motion in non-inertial frame, a correction has to be made, a correction has to be made। This corrective force is called pseudo force। This corrective force is called pseudo force। ठीक है, स्पेलिंग भी सूडो है, एस बोल के पी से शुरू हो रही है। सूडो का मतलब जो दिखती, जो है दिखती नहीं है, दिखती है नहीं है, धोखेबाज है ना। क्या ऐसा लगा जैसे फोर्स लगा, लेकिन कहाँ से लगा, कैसे लगा? ठीक है ना, जैसे ट्रेन में कोई बैठा है और ट्रेन जैसे ही चलना शुरू करती है तो आदमी थोड़ा आगे झुक जाता है ऐसे, तो जैसे भी वो तो आदमी कहाँ बैठा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आदमी थोड़ा आगे या पीछे झुक जाता है। अब किसी ने उसको धक्का नहीं मारा, कुछ नहीं करा, वो अपने आप हुआ ऐसा। ठीक है ना, तो ये कैसा फोर्स है कि किसने लगाया? भूत बैठा था वहां, उसने लगाया फोर्स। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड सूडो। सूडो मतलब झूठा। ठीक है, तो सूडो फोर्स का करेक्शन करना पड़ता है। कैसे होता है वो करेक्शन? 3 स्टेप में होता है ये, डायरेक्शन, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा सूडो का? मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स कैसा होगा? ma0। तो मास किसका? पार्टिकल का, मास ऑफ पार्टिकल। लेकिन एक्सेलरेशन पार्टिकल का नहीं, एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेटिंग फ्रेम का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग फ्रेम का एक्सेलरेशन। एंड डायरेक्शन इज opposite to the direction of frame। Direction is opposite to the direction of acceleration of frame। फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है। ठीक है, तो कलेक्टिवली एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि वो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स लॉस वैलिड हैं आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। जिनमें वैलिड नहीं हैं दोज आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नॉन इनर्शियल बाय डेफिनेशन किसको कहते हैं? जो एक्सेलरेटिंग या रोटेटिंग फ्रेम हो उनको नॉन इनर्शियल कहते हैं। उनमें भी अगर मुझे वैलिडेट करवाने हैं कि उनमें भी मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने हैं तो मुझे करेक्शन करना पड़ेगा। उस करेक्शन को कहते हैं सूडो फोर्स। वो सूडो फोर्स 3 स्टेप में लगता है। डायरेक्शन कैसी? एक्सेलरेटिंग फ्रेम जहां से आप देख रहे हो उस फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मास पार्टिकल का और एक्सेलरेशन फ्रेम का। बस ठीक है, ये चाहिए हमें सारे क्वेश्चन करते हुए। ये जितनी थ्योरी डेरिवेशन सब किया इसकी आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए होता है बस ये चाहिए हमको। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल वो करेंगे। ये HC वर्मा में दिया हुआ है भाई। एक ऐसे है एलिवेटर, लिफ्ट है ऐसे, उसके अंदर यहाँ पे एक बॉल टंग रही है। 2 आदमी हैं जो इस काम को देख रहे हैं और ग्राउंड पे एक आदमी है। तो ये है ग्राउंड फ्रेम और ये वाला जो है ये है लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट है अभी रेस्ट पे, बॉल मास m की है, ऐसा है। इसको मैं कह रहा हूं कि तुम हो फ्रेम नंबर 1 और तुम हो फ्रेम नंबर 2। तो फ्रेम 1 से बॉल का FBD बनाना है मुझको। FBD ऑफ बॉल बताइए क्या बनाओगे? फ्रेम 1 से बॉल का FBD बनाना है मुझको, बताओ। बस बॉल नीचे क्या mg और ऊपर क्या टेंशन। फ्रेम 2 से FBD बनाना है मुझको बॉल का। तो एक आदमी लेफ्ट के अंदर ही खड़ा हुआ है और वो देख रहा है बॉल को, तो यहाँ पे बॉल टंग रही है, वो देख रहा हुआ है ऐसे करके। तो क्या FBD देखेगा वो? क्या क्या फोर्स लगते हुए देखेगा? नीचे क्या mg और ऊपर की तरफ टेंशन, ऐसे लगते देखेगा। ठीक है, तो बाहर खड़ा हुआ आदमी अंदर वाले को फोन करके बताता है कि भाई तेरे को क्या फोर्स दिख रहे हैं? कि नीचे mg ऊपर टेंशन दिख रहा है। कि हाँ मुझे भी यही दिख रहा है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है तब तक। ठीक है जी, तभी जो है घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया भाई तभी कि ये जो रस्सी थी टूट गई। ठीक है जी, ये रस्सी टूट गई। ये आदमी यहाँ पे बैठा था लिफ्ट फ्रेम में और एक आदमी बाहर था ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, फ्रेम नंबर 1 और ये था फ्रेम नंबर 2। सही है। अब बताइए ये बाहर वाला आदमी क्या देखेगा? ये देखेगा कि ये पूरी लिफ्ट ऐसे नीचे आ रही है, उसके अंदर जो आदमी बैठा है वो भी नीचे आ रहा है, बॉल भी नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये क्या देखेगा? बॉल अब मोशन में है, चल रही है बॉल। अब ये क्या FBD बनाएगा बताइए? FBD फ्रॉम फ्रेम 1 बताइए। mg और ऊपर क्या टेंशन और क्या नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कितना? फ्री फॉल हो रहा है भाई साहब। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? नीचे का फोर्स बड़ा होना चाहिए ऊपर के फोर्स से, तभी तो हो पाएगा। क्या इक्वेशन लिखोगे मोशन की? mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma और a कौन है? g। तो टेंशन क्या है? 0। ठीक है ना, ये तो तुम्हें पहले ही 0 बतानी चाहिए थी टेंशन। मुझे क्या बताना पड़ रहा है ऐसा? ये लिफ्ट की सीलिंग है ये वाली, यहाँ ऐसे धागा लगा है, यहाँ बॉल टंगी है। सही है, इसमें टेंशन कब है? जब ये चीज़ फिक्स है। ये चीज़ फिक्स है जब यही गिरना शुरू हो गई है ऐसे, ये वाली चीज़ ऊपर सीलिंग ही गिरना शुरू हो गई, तो कहाँ से आएगी टेंशन? पूरी लिफ्ट कितना एक्सेलरेशन से गिर रही है? जी से। बॉल कितने से गिर रही है? जी से। स्ट्रिंग क्यों टाइट रहेगी? बॉल नीचे गिरना चाहती है, सीलिंग ने पकड़ रखा है, इसलिए तो रस्सी में टेंशन है। और अगर सीलिंग ही मना कर दे कि नहीं मैं भी गिरूंगा तेरे साथ, फिर किस बात की टेंशन? सही है, तो टेंशन क्या है? 0। तो बाहर वाले आदमी को दिख गया कि भाई स्ट्रिंग लूज पड़ी हुई है, दिखने में तो सीधी लग रही होगी लेकिन लूज होगी ऐसे, तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है। FBD फ्रॉम फ्रेम 2। फ्रेम 2 से जो आदमी है, यहां से जो आदमी है, वो क्या देखता है कि ये रही बॉल तो मेरे सामने, स्ट्रिंग भी सीधी दिख रही है मुझे तो, और लिफ्ट कैसे है? रेस्ट पे। लिफ्ट तो नहीं चल रही। ठीक है, तो ये क्या FBD बनाता है? mg और ऊपर क्या टेंशन, और इसे मोशन दिख रही है लिफ्ट फ्रेम 2 से? नहीं। तो ये क्या कहता है? T इज इक्वल टू mg।
ऐसा। अब बताओ कि आदमी सही बोल रहा है, बोल सही रहा है अपने फ्रेम से, जो उसे दिख रहा है वो बोल रहा है। वो एम जी नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर होगी, बॉल मेरे सामने है, रेस्ट पे है, और पूरी जो लिफ्ट फ्रेम सब कुछ रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूँ। लेकिन बाहर वाले को पता है। सही है। किसका डेटा ठीक है? एक आदमी कह रहा है कि रस्सी ढीली पड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रिंग लूज है। एक आदमी कह रहा है नहीं, उसमें तो टेंशन है। दोनों तो सही नहीं हो सकते। ठीक है। स्ट्रिंग एक ही टाइम पे एक आदमी के लिए लूज और एक के लिए टाइट कैसे हो जाएगी? स्ट्रिंग या तो लूज होगी या तो टाइट होगी। उस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि तुम बाहर से देख रहे हो अंदर से देख रहे हो? ठीक है जी। तो बताइए क्या गड़बड़ है इसमें? क्योंकि ये वाला जो फ्रेम है ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काम नहीं करते। ठीक है। अब जब रस्सी टूट गई है तो जो लिफ्ट का फ्रेम है वो एक्सेलरेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। नहीं होते तो कराने पड़ते हैं। कैसे कराते हैं? सूडो लगाते हैं। किधर लगाते हैं सूडो? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली जो चीज हो रही है ये गलत हो रही है। ऐसे नहीं करना होता। कैसे करना होता है? तो कि जब इसका एफबीडी बनाएगा ये फ्रेम 2 से तो एमजी लगाएगा, टेंशन लगाएगा। ठीक है जी। साथ में सूडो और लगाएगा। ये कहाँ से बना रहा हूँ मैं? एफबीडी फ्रॉम फ्रेम 2 से। फ्रेम 2 से जो एफबीडी है वो ऐसे नहीं बनता। ठीक है। एक करेक्टिव फोर्स लगाना पड़ता है। अब बताओ वो करेक्टिव फोर्स कितने स्टेप में लगता है? 3 स्टेप में लगता है। मास किसका लिया जाता है? पार्टिकल का। एक्सेलरेशन किसका लिया जाता है? फ्रेम का मतलब लिफ्ट का फ्रेम कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? जी से चल रहा है। डायरेक्शन कहाँ ली जाती है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। फ्रेम कहाँ जा रहा है? सूडो कहाँ लगेगा? तो भैया यहाँ लगेगा सूडो। कितना? mg। वो समझे क्या? तो ये क्या चीज़ है भाई? सूडो फोर्स लगाया तुमने ऊपर की तरफ। अब इस आदमी से कहो लिफ्ट 2 में जो है, अब उससे कहो तेरे को स्टेशनरी दिख रही है ना तुझे बॉल? अगर स्टेशनरी दिख रही है बॉल तो समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए। तो ले भाई, ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो टेंशन इज इक्वल टू 0। अब ठीक हुआ है। अब वही रिजल्ट दे रहा है जो कि इनर्शियल फ्रेम्स दे रहे हैं। तो आप समझे कि सूडो फोर्स कैसे लगाना होता है और क्यों लगाना होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटिंग या रोटेटिंग फ्रेम से अगर किसी चीज को देख रहे हो तो सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। और वो 3 स्टेप में लगता है। मास ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, डायरेक्शन ऑफ द सूडो फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम्स एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। एकदम स्टैंडर्ड समझने के लिए ये एग्जांपल है, याद रखना है। Done? आगे चलें। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए ऐसे एक लिफ्ट, उसमें लगी है एक विंग मशीन
और उसके ऊपर खड़े हो तुम, ठीक है भाई, यहाँ पे खड़े हो तुम, यहाँ से कोई देख रहा है तुमको और ग्राउंड फ्रेम से कोई देख रहा है तुमको, ठीक है। लिफ्ट है रेस्ट पे, फ्रेम 1 से इस आदमी का एफबीडी बनाना है, क्या दिखाई देगा? फ्रेम 1 से एफबीडी बनाना है इसका, क्या दिखेगा? बोलो। ये आदमी नीचे की तरफ क्या, mg, और ऊपर नॉर्मल। फ्रेम 2 से, लिफ्ट के अंदर वाले फ्रेम से बनाएंगे तब भी यही दिखेगा, तब तो दोनों रेस्ट पे ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अगर लिफ्ट ऊपर चलना शुरू कर दे ए एक्सेलरेशन से, भाई तुम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि अगर लिफ्ट ऊपर जाना शुरू कर दे तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? वो जो सरफेस है ये वाला, उसके ऊपर तुम खड़े हुए हो यहाँ पे ऐसे, और ये सरफेस ऊपर जाने लगता है, तो क्या तुम, और ऐसा लग रहा होगा मैं और ज़्यादा प्रेस करने लगा इसको अब, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ना चाहिए। तो फ्रेम 1 से, ये देखिए, ये तो था सब कुछ रेस्ट पे, ये लिफ्ट रेस्ट पे थी, लिफ्ट एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, दूसरा केस आ गया। अब बताइए, फ्रेम नंबर 1 से एफबीडी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, और एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, क्या इक्वेशन लिखोगे? फ्रेम 1 से तो खुलेआम चलता दिख रहा होगा, अरे सही, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखोगे दोस्त? mg प्लस a, ऐसा लग रहा है जैसे g थोड़ा बढ़ गया हो, मैं और ज़्यादा फोर्स से प्रेस कर रहा हूँ फ्लोर को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी जैसे बढ़ गया हो मेरे ऊपर। जैसे एक जब फाइटर जेट या रॉकेट कोई लेके निकलता है, तो जब वो ऐसे जा रहा होता है तेज, तो वो जो पायलट है वो सीट को किधर पुश कर रहा होता है, ऐसे पीछे, ऐसे, तो उसे क्या लगता होगा कि जी की वैल्यू अचानक से बहुत बढ़ गई है। जी की वैल्यू तो सेम है, बट उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ है जो। सेकंड, अंदर वाले फ्रेम से एफबीडी बनाओगे दोस्त, अंदर वाला फ्रेम कैसा हो गया अभी? सबसे पहले देखना है कि इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो फिर करेक्टिव फोर्स भी लगता है सूडो, ओके। तो पहले बाकी जो रेगुलर फोर्स है वो लगा दो, mg और नॉर्मल रिएक्शन। अब तुम्हें सूडो लगाना है, सबसे पहले डायरेक्शन देखो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अब आओ कि कितना लगेगा, मास पार्टिकल का, और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का एक्सेलरेशन a। अब बताइए, जो सेकंड नंबर का आदमी है, ये सॉरी, ये जो लिफ्ट फ्रेम 2 है, उसको ये आदमी चलता दिख रहा होगा, रुका दिख रहा होगा? रुका हुआ दिख रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो m और g प्लस a, ऐसा दिख रहा होगा। तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही है दोनों की, कहने का तरीका बदल रहा है लेकिन, अरे ठीक बात है। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट वाला तुम करोगे। लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड ए, लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड, हाँ ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, पहले एक बार पूरा काम कर दे इसका जो भी करना है, फिर अपने आप समझ जाएगा, तो लिखते ही सब कुछ। ठीक है, हटाऊं? बुरा लग रहा है तो हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अपने आप लिखवाएगा थोड़ी देर में। हाँ कर। फ्रेम नंबर 1 से एफबीडी, ग्राउंड फ्रेम से, बताइए क्या लिखोगे दोस्त, जल्दी बोलो, अरे बोल।
ठीक है, ये कैसा फील हो रहा है कि मेरा वेट कम हो गया, जैसे मैं यहाँ पे वेइंग मशीन पर खड़ा था और मैं नॉर्मल रिएक्शन सोचा था कुछ ऐसा, और ये फ्लोर ही नीचे जाने लगा, तो क्या मैं फ्लोर को उतने फोर्स से प्रेस कर पाऊंगा जितने से पहले प्रेस कर रहा था? तो क्या मुझे फील होगा मैं थोड़ा हल्का हो गया हूँ, ठीक है ना? तो इफेक्टिवली जी की वैल्यू कम हो गई है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझको। जी की वैल्यू कम नहीं हुई, लग रहा है मुझको ऐसा, ठीक है। फ्रेम 2 से, लिफ्ट फ्रेम से एफबीडी, लिफ्ट फ्रेम से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे। अब बताइए, ऊपर लगेगा ma, और लिफ्ट के फ्रेम से ये चलता दिखेगा, रुका दिखेगा? रुका हुआ दिखेगा, इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू mg माइनस a। सही है क्या दोस्त? बोल भाई, सही? ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा डेटा डालता हूँ। लेट ए की जो वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास जो है वो 10 किलोग्राम है। बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा इससे? एक्चुअल वेट कितना है? 100। फील कितना हो रहा है? 50 का लॉस हो रहा है तो उसको, है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उसे ही वेट कहते हैं, मतलब वही आपका वेट बनता है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो n कितना हो गया? 5 और 10 और -5, तो कितना हो गया? 50, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जांपल, अगर a की वैल्यू 10 है, g भी कितना है? 10 है, मास कितना है? 10 है। अब बता नॉर्मल रिएक्शन कितना? बोल भाई। 0। a 10 से नीचे जा रही है लिफ्ट, है ना? मतलब लिफ्ट का धागा ही टूट गया, बोल रहे रस्सी टूट गई तो फ्री फॉल हो रहा होगा। अब तू जैसे ही अपने पैर से सरफेस को दबाने की कोशिश करता है, दबा ही नहीं पाता, सरफेस नीचे चला जाता है, ऐसे करके चला जाता है सरफेस, करेक्ट है? इसलिए मैंने वहां पे क्या लिया था? फाइन। आगे चलो, लेट a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन, अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन माइनस में हो सकता है? नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? जब दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं। इसका मतलब जो फ्लोर है वो तो तेजी से चला गया नीचे, और ये तो 10 से ज्यादा से नहीं जा सकता ना खुद से। ये कितना एक्सेलरेशन, तो फ्री फॉल कर सकता है ना ये तो। तुमने और नीचे लिफ्ट के नीचे रस्सी बांध के खींच लिया उसको, तो जी तो था ही उस पर, और प्लस तुमने और एक्स्ट्रा से और खींच लिया, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट का फ्लोर जो है वो नीचे जा रहा है, तो तुम तो हवा में रह जाओगे ऊपर, तुम तो छत से टकराओगे ऊपर जाके, ठीक है ना? तो अगर ये A इक्वल टू जी हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन जी हो जाए तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। फिर तो लिफ्ट फ्रेम से जो आदमी देख रहा है, ये देख रहा है ऊपर उड़ रहा है तो ऐसे करके। और अगर A लेस देन जी है तब कॉन्टैक्ट में रहेगा, लेकिन n की वैल्यू कम हो जाएगी एक्चुअल से, ठीक है ना? तो जो एक्चुअल वेट होगा उससे कम फील करेगा ये। नॉर्मल नेगेटिव में नहीं हो सकता, 0 ही हो सकता है मिनिमम। बस जब कांटेक्ट ही खत्म हो गया तो किस बात का नॉर्मल? बोल बालक, अभी समझ गया क्यों लिखा था मैंने? बोल दिया कर यार, देखा समझ गया? अरे समझ गया ऐसा। तो अब रटने के लिए बालक क्या करते हैं कि जो लिफ्ट है अगर वो ऐसे करके ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी प्लस ए, और लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी माइनस ए, ठीक है? अब दिल पे मत लेना ऐसे कि अच्छा जी तो नीचे होता है और जी प्लस ए कर रहे हो, और जी तो नीचे होता है और जी माइनस ए कर रहे हो। अरे सूडो है वो, ठीक है? सूडो रिवर्स डायरेक्शन में लगता है फिर, तो इसलिए प्लस हो रहा है वो, ठीक है जी? ये वाली चीज़ बहुत जगह पे काम आएगी कि भाई एक पेंडुलम था ऐसे और वो कर रहा था कुछ तो अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका जो टी टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला 2π√L/g होता है क्या? ऐसा होता है। लेकिन अगर ये ऊपर चलना शुरू हो गया ए एक्सेलरेशन से, तो फिर ये फॉर्मूला ना लिख पाऊंगा। फिर क्या लिखूंगा? जी इफेक्टिव लिफ्ट के अंदर
अब एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स और लग रहा होगा नीचे की तरफ उसके ऊपर, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो मुझे इसे लेना पड़ेगा 2πl/g प्लस a का रूट लेना पड़ेगा टाइम पीरियड नया वाला, ठीक है। अगर नीचे जाए तो g माइनस a लेना पड़ेगा। डन। ये जो थर्ड वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन जी, ये हुआ था एक एयरप्लेन क्रैश में। एक प्लेन उड़ता जा रहा था ऊपर, तो जब प्लेन ऊपर चले जाते हैं मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम तो पायलट कंसंट्रेट करता है वो चीज़, बाकी तो फिर ऑटो पे चलता है ऊपर। तो वो ऑटो पे डाल दिया उसने प्लेन ऊपर। उसी प्लेन में जो पायलट था उसका बेटा भी था, छोटा बच्चा था कोई। तो जब वो ऑटो पे डाल दिया उसने, तो उसने बच्चे को बुला लिया कॉकपिट में, बाप बेटा खेलने लगे वहाँ। बेटे ने चलते प्लेन में कुछ फ्लैप व्लैप खींच दिया, तो वो जो ऐसे उड़ता प्लेन था ऐसे हो गया वो कट सीधा, नोज नीचे लेके तब उड़ रहा है प्लेन। अब जी नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस इंजन के पूरे थ्रस्टर काम कर रहे हैं, वो भी और स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो नीचे की तरफ वो जा रहा है फिर ग्रेटर देन जी से। तो सोचो कि वो पायलट और उसका बेटा कहाँ होंगे, तो वो कॉकपिट के पिछली दीवार के चिपक गए जाके। अब वो वहाँ से आ नहीं पा रहा है कि इसे सीधा कर लूँ, और स्पीड लगातार बढ़ रही है कि जब आप 15-20 जी से फिर नीचे जा रहे हो, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहे हो, फिर आप तो फिर स्पीड बढ़ रही होगी भयंकर तरीके से, तो वो वहाँ से नहीं आ पाए, फुल क्रैश कंप्लीट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए 2 एग्जांपल किए अभी तक हमने। फर्स्ट वाला था बॉल लिफ्ट में लटक रही है, दूसरा लिफ्ट ऊपर नीचे चल रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कई बार एक वाला टर्म ये पूछा जाता है कि इसका एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या क्या फील होगा। तो वेट एक्चुअल जो होता है वो तो होता है mg, और वेट एपरेंट यानी कि जो फील हो रहा है वो होता है g इफेक्टिव।
जी इफेक्टिव में जी प्लस ए भी हो सकता है, जी माइनस ए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लिफ्ट किधर की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए कुछ कुछ अब अपने कहाँ पे काम आएगा या क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये एक वेज है जिसका मास है m, उसके ऊपर है एक ब्लॉक m मास का, ऐसा, ठीक है क्या। मुझको पूछा गया है कि इसको कितने एक्सेलरेशन से आगे की तरफ चलाना चाहिए वेज को, कि ब्लॉक वेज के ऊपर स्टेशनरी रहे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ wedge such that block remains stationary with respect to wedge। wedge के रेस्पेक्ट में ब्लॉक स्टेशनरी रहे, ऐसा चाहिए अपने को। ठीक है, तो अगर वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी चाहिए, अरे तो वेज पे बैठ जाओ ना, तो सही। तो तुम बैठे हो वेज पे, यहां बैठ के देख रहे हो किसको, ब्लॉक को, तो तुम किस फ्रेम में हो बताओ भाई, एक्सेलरेटिंग या नॉन एक्सेलरेटिंग, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो सूडो आएगा। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि आएगा सूडो, उसके बाद देखेंगे लगाना कैसे। mg लग गया, और क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा। ये जो वेज जिस पे तुम बैठे हो किधर जा रहा है, तो सूडो कहाँ लगेगा, तो इधर लगा सूडो। अब कितना लगेगा उस पर आ जाते हैं, तो मास किसका, वेज का नहीं, जिस पार्टिकल को देख रहे हो उसका, तो उसका मास, एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का एक्सेलरेशन ए, सही है। और यहां बैठ के क्या दिखता है, रेस्ट पे दिखता है, रेस्ट पे दिखता है, इसका मतलब सारे फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए। तो ये एंगल अगर मुझको दिया है कि थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। कंपोनेंट वगैरह बैलेंस कर लो इसके, ठीक है। क्या करोगे, n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इज इक्वल टू ma। n का ये वाला कंपोनेंट, n का ये वाला कंपोनेंट mg, ये वाला कंपोनेंट ma, डिवाइड कर दो दोनों को, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई, ऐसा, ठीक है, सही, ओके। क्या एक और तरीके से भी ये कंपोनेंट हो सकते थे, दूसरा तरीका देखिए, क्यों ना मैं इसके कंपोनेंट करता इस लाइन के अलोंग, ये वाला एंगल कितना, ये वाला कंपोनेंट कितना होता है mg का, mg, ये वाला एंगल थीटा होता ना, तो कितना होता है कंपोनेंट, mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। इसका जो इधर कंपोनेंट है, ये वाला एंगल कितना होता, थीटा, तो ये कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आता, mg, सॉरी ma sin थीटा। ये किसके इक्वल होने चाहिए थे, नॉर्मल रिएक्शन के, ऐसा एक इक्वेशन। दूसरा, इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो आता, कितना होता वो, mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर भी तो जाता, ma cos थीटा। बताइए a कितना होता, g tan थीटा, ठीक है। बोले दो तरीके से करके देखा तुमने, एक बार तुमने n के कंपोनेंट किए, एक बार तुमने n के कंपोनेंट किए इक्वेट के a इज इक्वल टू जी टैन थीटा, एक बार तुमने mg के किए और ma के किए और उनको सबको इक्वेट किया, तो आया a इज इक्वल टू जी टैन थीटा। दोनों में से कौन सी चीज ठीक है, आंसर तो सेम आ रहा दोनों से, ये दोनों चीज ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी कैसी है, स्टेशनरी। जब स्टेशनरी है तो कहीं भी फोर्स के कंपोनेंट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इसमें मोशन की टेंडेंसी होती, मान लीजिए कि वेज यहाँ रखा होता ऐसे, बस वेज रेस्ट पे होता, ये स्मूथ सरफेस पे रखा है, तो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, तो भैया फोर्स दिखाओगे ना उधर। तो इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है mg। अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी चला रहा है। ये जो नीचे जा रहा है इधर की तरफ, वो किसी वजह से जा रहा है, mg की वजह से। तो कंपोनेंट किसके होंगे, mg के, ऐसे mg के कंपोनेंट होंगे, n के नहीं होंगे, क्योंकि n के अगर तुमने कंपोनेंट कर, तुम तो यहाँ करोगे और ऐसे करोगे, ऐसे जा रहा है क्या ब्लॉक, नहीं। तो कंपोनेंट हमेशा किधर होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन। ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, बालक इसमें फंस जाते हैं कि कौन से वाले के कंपोनेंट कर रहे हो, कभी किसी कर दे रहे हो, कभी किसी कर दे रहे हो। तो कंपोनेंट किसके होते हैं,
इन द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन, जिधर मोशन हो सकती है उस डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होते हैं। तो भैया कंपोनेंट ऐसे और दूसरे ऐसे, इस डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट होने चाहिए। तो एन के कंपोनेंट नहीं होंगे, mg के कंपोनेंट होंगे। ठीक है ऐसा। लेकिन यहां पे मैं क्यों कर पाया कि किसी के भी कर दो सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, इसलिए कर पा रहा हूं मैं यहां पे। बोलो समझे? ये वाली क्यों, ये जी है, एम से एम काटा और ए और अपॉन कॉस थीटा हो गया, तो जी टेन थीटा हो गया। ये वाली, ये तो इस डायरेक्शन में सारे फोर्स बैलेंस है और इस डायरेक्शन में भी सारे फोर्स बैलेंस है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है वो कितने इतने काम आएगा। अगर कोई पूछ ले कि नॉर्मल रिएक्शन बता दो कितना होगा इस टाइम पे, क्या करोगे? तो यहाँ पे आओगे, फिर तुम कहोगे n इज इक्वल टू एम जी। मैं फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं इसमें a की वैल्यू डाल, ले चल डाल ही ले यार। n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम, a की जगह क्या लिख दूँ दोस्त, जी टैन थीटा और इनटू साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी, क्या ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ले पूरे के कर दूं क्या कॉस थीटा ऐसे, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अरे एम जी ओनली, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में कौन है कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, तो ये कितना हो गया एम जी सेक थीटा इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे कोई नॉर्मल रिएक्शन निकालने को बोले तो मैं ऐसे करूंगा। फाइन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए दोस्त, इन दोनों का सम के बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट मिला के 0 होगा। नॉर्मल रिएक्शन जितना उधर की तरफ है उन दोनों का सम उतना पीछे की तरफ आना चाहिए, तभी तो इसका और इसका वेक्टर सम कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो एम अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर, एम जी कॉमन ले लिया, अंदर से क्या बचा सेक थीटा, टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर। ठीक है, वही हमने ऐसे करके निकाला, इसमें थोड़ी मेहनत है, ये अच्छा है। अरे ठीक, कौन सा, ये वाला ना, ये वाला, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके। ठीक है भाई, बहुत कंटेंट चल रहा है आज, सिर्फ काम की बात चल रही है। ये जितने भी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, दे ऑल आर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड द सूडो फोर्स, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें हैं सारी। बड़े प्रॉब्लम सब कर पाओगे, लेकिन अगर ये सब समझते हो तो ये तुम्हारे लिए रेफरेंस का काम करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, तुम ट्राई करो खुद से। एक ऐसे है कार्ट, पहिए लगे हैं, अचानक से इधर चलनी शुरू हो गई ए एक्सेलरेशन से, यहाँ पे लटका हुआ था एक पेंडुलम, एक पेंडुलम लटका हुआ था। ठीक है, तो फाइंड डिफ्लेक्शन इन पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल, है ना, वो भी इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन, इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन इन पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल, ऐसा है। ये वही केस हो गया दोस्त कि एक ट्रेन है, जैसी झटके से चलना शुरू करती है तो आदमी किधर जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पेंडुलम किधर जाता लगेगा पीछे की तरफ, तो वो डिफ्लेक्शन निकालना है मुझको, कितना होगा वर्टिकल से कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो तुमको बस बनाना आना चाहिए एफबीडी, एफबीडी बना दो।
tan थीटा इज इक्वल टू थीटा निकालना मतलब, तो ये कैसे हो जाएगा दोस्त, थोड़ा ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ, ये वाला जो एंगल है वर्टिकल से, ये निकालना है मुझको। सही बात। ये नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, और तुम अंदर बैठ के बना रहे हो इसका FBD, तो क्या लगाओगे, और सूडो किधर की तरफ, ma, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए क्योंकि मुझको बोला है इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा कर दो, तो ये था ऐसे t, ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ ma, ऐसा। पेंडुलम पे ही बिठा दिया, हाँ वही है, वही है। यहाँ पे बैठ के देख रहे हो या यहाँ देख, सेम ही तो बात है दोनों। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे दिखेगा ना मुझको, तो कैसा हो गया भाई, टी का कॉस थीटा किसके बराबर, mg के, और टी का साइन थीटा किसके बराबर, ma, तो a अपॉन g इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g, ऐसा। क्या हो जाता, नहीं सेम है, सेम है, क्या होना चाहिए बताओ, मैं तो बता रहा हूँ सेम है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ इस पे, तो मुझे पूरा वेज कैसा दिखेगा, और मुझको क्या बोल रखा है कि ब्लॉक भी कैसे है, तो ब्लॉक और वेज में कोई रिलेटिव मोशन, तो आप यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं 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 नहीं, चलता हुआ नहीं दिखेगा, इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ ना मैं तो। ये जब फुल ऐसे एक्सेलरेट होके जाए तो पेंडुलम ऐसे हो जाएगा, जा रहा होगा, तो अंदर जब बैठूंगा फिर तो मुझे ऐसा दिखेगा बस ये, ठीक है। एक कार में बैठे जा रहे हो ऐसे, हाथ में तुमने पानी का गिलास पकड़ा है, उसमें लेवल ऐसा है, कार ऐसे चलना शुरू करती है, लेवल कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा क्या, है ना, फुल भर के मत रखियो बस गिलास, ठीक है दोस्त। और कार जितनी देर एक्सेलरेट होती रहेगी ऐसे ही बना रहेगा ये, जैसे ही वो कांस्टेंट स्पीड पे आएगी तब ऐसा हो जाएगा वो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग इनर्शियल, इनर्शियल में तो वैलिड होते हैं, ठीक है, समझ जा रहे हो। चलो आगे चलें, चलो अब थोड़ा सा ढंग का सवाल, अब ये तो हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं अपना, ये तो है फिक्स, ये वाला है कैपिटल M, थीटा, ये भी थीटा, ये है स्मॉल m, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर ये है L, ऐसी लेंथ है, इसे चलने के लिए छोड़ दिया, ये पूरे सिस्टम को छोड़ दिया चलने को, तो ये तो फिक्स है, ये तो हिलेगा नहीं, ये जाएगा ऐसे नीचे, ब्लॉक कहाँ जाएगा, आगे, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों जाएगा, ठीक है, जाएगा भी नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, मुझको तो पूछा है इसको वेज को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक हिट्स द फिक्स वेज, म्यूजिक।
ठीक है भाई, ये आगे जाएगा मुझको नहीं पता है, मुझे कैसे पता लगेगा एफबीडी बना के? तुम्हें तो एफबीडी बनाना आना चाहिए पहले तो। ठीक है मित्रों, अब देखिए पहले तो देखो इसका एफबीडी बताओ क्या होगा, इस वाले का एफबीडी बताओ। ये थीटा है, इसका खुद का वेट एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और यहाँ से लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन। ठीक बात है, और कुछ? इस पे तो बैठ के देखूंगा, इस पे कहाँ सूडो? इसे कहाँ से देख रहे हो? कहाँ बैठ के? इसी पे बैठ के इसी को देख रहे हो। अब उस पे बैठ के दूसरी चीज को देखा जाता है भाई। यहाँ पे गाड़ी में बैठ के इसको देख रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ इस पे बैठ के छोटू को देखूंगा ना, तो इस पे इसकी कोई चिंता नहीं है मुझे अभी। ये और क्या लग रहा है बताओ? क्या ऊपर से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे, एंड डैश? बोलो सही, और कोई फोर्स तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कंपोनेंट किसके होंगे, किधर होंगे कंपोनेंट? ऐसे होंगे कंपोनेंट सारे, ऐसे और ऐसे, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है मोशन का ऐसे चलने की। ठीक है ना, ऐसे नहीं करने हैं तो कि ऐसे कर दूंगा मैं तो कंपोनेंट सब सेम ही होते हैं, नहीं, टेंडेंसी ऑफ मोशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट होते हैं। ठीक है जी, करवाओ। इसके तो नहीं होंगे, इसके होंगे। इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? एम जी कॉस, बोलो कॉस थीटा। इधर की तरफ एम जी साइन थीटा। ये समझ गए साइन कॉस चेंज कैसे हो गया? इसके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे। कौन सा एंगल? वो फोर्स नहीं है बेचारा, किससे कट गया ये? कहाँ रह जाएगा? बोलो भाई, ऐसे और ऐसे ही होंगे ना? हाँ, कितने होंगे बताओ तो, एंगल बताओ ढूंढ डांड के। यहाँ पे कॉस, एन डैश कॉस थीटा, और ये वाला एन डैश साइन थीटा। सही है। इसकी मोशन कहाँ चल रही है? इधर ऐसे चल रही है इसकी मोशन, तो ये वाले कंपोनेंट तो बैलेंस होने चाहिए। कर दो, एन ये वाला इज इक्वल टू ये एन डैश साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। बोलो भाई, ये वाले कंपोनेंट बैलेंस किए हैं बस, अभी तो कुछ किया ही नहीं, एफबीडी बनाया है, कंपोनेंट बैलेंस किए हैं। इधर आओ ऐसे करके, तो सारे ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, सारे फोर्स कहाँ हैं? नीचे की तरफ। तो दिस प्लस दिस, यानी कि एम जी कॉस थीटा प्लस एन डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए किसका? वेज का, ये जो वेज चल रहा है इसका एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हो गई कुछ। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, ये नहीं पता है मुझको, तो ये भी नहीं पता है, तो इसलिए दो अननोन हो गए। अगर मैं ये इक्वेशन भी इंक्लूड करूँगे तो ये भी नहीं पता है, तो तीन अननोन हो गए। तीन अननोन, दो इक्वेशन, तो और आगे चलना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट तो यहाँ है नहीं कुछ भी ऐसा, तो भाई यहाँ और आगे चलना पड़ेगा। अभी एक छोटा बच्चा है भाई, उसका कुछ एफबीडी बना ही नहीं, अभी कहाँ कंस्ट्रेंट पे जा रहे हो? अभी छोटे का एफबीडी बनाओ। ये छोटा बैठा है इसकी दीवार पे ऊपर, ठीक है, छोटे का एफबीडी बनाओ। देखो नीचे कौन, ऊपर कौन? एन डैश, ये वाला काउंटर पार्ट। और क्या? किस पे बैठ के देख रहे हो? इस पे बैठ के देख रहा हूँ, यहाँ बैठ के, तो सूडो भी लगेगा। किधर लगेगा सूडो? इसका खुद का एक्सेलरेशन कहाँ है? ऐसे, तो सूडो कहाँ लगेगा? ऐसे। सही, ये एंगल कितना? थीटा, ये थीटा था ना? अरे सही, ये कितना लगेगा सूडो बताओ? एम, एक्सेलरेशन किसका? वेज का, जिस पे बैठे हो ऐसा। ठीक है, ओके, बढ़िया बात। कंपोनेंट किसके होंगे? किसके होंगे?
पहले बुद्धि में ये लाओ कि टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, किधर है टेंडेंसी ऑफ मोशन, ऐसे। अरे मुझको बोला है कि वहां कब जाके टक्कर मारेगा, मुझको बोला है भाई कि ये यहाँ कब जाके टक्कर मारेगा, तो चलाना कैसे है तो इसको, अरे जब वहां टक्कर मारनी है जाके कैसे चलाना है तो इसे ऐसे चलता हुआ दिखना चाहिए ना, तो टेंडेंसी मोशन कहाँ हुई, इधर की तरफ हुई ना, तो कंपोनेंट कैसे होंगे, ऐसे। तो ये तो ठीक है उसी डायरेक्शन में, mg ठीक है उसी डायरेक्शन में, इसके होंगे कंपोनेंट, समझे हो क्या, इसके कंपोनेंट करो। इधर जो गया वो कितना गया cos, क्या इक्वेशन लिख दूं, n डैश प्लस m a w cos थीटा इज इक्वल टू mg। ऐसे तो चलना नहीं है, ऐसे चलना है, तो उधर की तरफ कौन हुआ, m a w साइन थीटा इज इक्वल टू m, भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसका है, ब्लॉक का, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, वेज पे बैठ के देख रहे हो ना, तो कौन हुआ एक्सेलरेशन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है, ये गेम समझ गए हो क्या आप, आया कुछ मजा सा, बोलो भाई बह गए तो बोलो, अभी समझ पाए हो, ओके। अब अपने को निकालना क्या है, टाइम, तो मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम निकालना, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन ये वाला लगेगा, तो क्या हुआ L इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, L तो L है डिस्टेंस, U तो 0, हाफ ऑफ ए कौन, ये वाला ए बी डब्ल्यू इंटू टी स्क्वायर, टी चाहिए मुझको, अरे सही टी चाहिए तो भाई ये चाहिएगा, ये चाहिएगा तो यहाँ से आएगा, इसके लिए ए डब्ल्यू चाहिए, ए डब्ल्यू तो यहाँ बैठा है, तो ये इक्वेशन होंगी अब सॉल्व, यहाँ से निकलेगा ए डब्ल्यू, ए बी डब्ल्यू यहाँ रखा जाएगा, टाइम निकलेगा, ठीक है। ये इक्वेशन बेकार है, अपने किसी काम की नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक अननोन और बढ़ रहा है, इसे क्यों कंसीडर करूँ, तो टोटल अननोन चेक करो, इसमें 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 तीनों इक्वेशन में अननोन बताओ कौन कौन है, ए डब्ल्यू एन डैश और ए बी डब्ल्यू, बस तीन ही अननोन है, तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, तीन इक्वेशन तीन अननोन, तीनों को सॉल्व करूंगा, ए बी डब्ल्यू निकालूंगा, यहाँ रखूंगा, टाइम निकालूंगा, बोलो भाई। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। ये कम से कम 4 या 5 प्रकार के एग्जाम्पल हो गए ये सूडो के, नहीं उससे ऊपर ही है, मेंस लेवल के वो सारे हैं जितने हमने छोटे वाले किए हैं अभी तक, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई भी सूडो पढ़ेगा तो ये वाली चीज़ उसे पता होनी चाहिए, तब लगा पाएगा। देखो तुम तुरंत बता पाए कि सूडो इधर होगा, कैसे बता पाए, पहले 4 सवाल करे हैं ना, तब बता पाए, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होते हैं, फिर बड़े सवाल में वही सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, क्या होगा, चलिए ठीक है यहाँ तक, चलो तो आज के लिए इतना ही। अब तुम्हें मॉड्यूल में देखना है कि इसके कौन कौन से सवाल हैं, कहाँ कहाँ पे हैं,